जब रेप हुआ था तब वो बच्चियां थीं। जब तक न्याय मिला वो माएं और दादियां बन चुकी हैं। वो केस जिसमें अपराधी हैं धार्मिक माने जाने वाले चिश्ती परिवार के गुंडे। हम बात कर रहे हैं अजमेर रेप केस की। साल 1992 में अजमेर में सीरियल रेप, गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग की खबरें सामने आईं। लगभग 250 लड़कियां बलात्कार और ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई, जिसके बाद सिलसिला शुरू हुआ था आत्महत्याओं का। पीड़ित लड़कियां न केवल आम परिवारों की थीं, बल्कि बड़े बड़े अफसरों, आईएएस, आईपीएस की लड़कियों के साथ भी शोषण और बलात्कार किया गया था। इसके बावजूद इन पर किसी पुलिस या अधिकारी की उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। आखिर ऐसा क्यों था? दरअसल अपराधी थे अजमेर के मशहूर चिश्ती परिवार के मर्द, जिनके रुतबे से पुलिस और सरकारें थर-थर कांपती थीं। इनकी करतूतें सामने लाने के लिए महिलाओं के साथ साथ एक लोकल पत्रकार ने संघर्ष किया था, जिनके सामने सब झुक गए थे। उनसे लोहा लिया था इलाके के एक लोकल रिपोर्टर ने। वो पत्रकार जिसके कारण ये मामला सामने आया और अब न्याय मिला है। कौन थे ये लोग? कैसे इन्होंने सीरियल गैंग रेप को अंजाम दिया था? आखिर इस मामले में न्याय मिलने में 32 साल कैसे लग गए? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। खबरें आपको खूब मिल जाएंगी कि देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में कोर्ट ने सुनाई सजा। इन क्लिकबेट्स के चक्कर में मत पड़िएगा, ये कोई सेक्स स्कैंडल नहीं था। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और फिर ब्लैकमेलिंग, इसे सेक्स स्कैंडल कहा जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब इतने जघन्य अपराधों को मीडिया ने सेक्स स्कैंडल कह करके हल्का करने की कोशिश की है। साल 1992 में ऐसा क्या हुआ था जिसके नाम से आज भी अजमेर वासियों का सर शर्म से झुक जाता है? ये मामला फिर खबरों में आया है जब 32 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसमें आरोपी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसके साथ ही हर आरोपी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 1992 में अचानक से सोफिया सेकेंडरी स्कूल की लड़कियां स्कूल छोड़ करके खुद को घरों में कैद करने लगीं। आखिर लड़कियां ऐसा कर क्यों रही थी? जब इसकी वजह सामने आई तो पूरा राजस्थान सदमे में आ गया। पवित्र अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े लोगों ने ऐसे कुकृत्य को अंजाम दिया था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। इस घिनौने खेल की शुरुआत हुई थी 1990 में और इसको शुरू करने वाले राजस्थान के अजमेर शहर के सबसे अमीर और सबसे बड़े घरानों में गिने जाने वाले चिश्ती परिवार के लड़के थे। ये वही चिश्ती परिवार है जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह की देखभाल करते हैं। जानने वाले जानते हैं कि उन दिनों चिश्ती परिवार का पूरे इलाके पर दबदबा था। अधिकारी और नेता उनके सामने सर झुकाते थे। लोगों की आस्था इस परिवार में थी। इस परिवार के लोग किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे और ये बात परिवार के लड़कों को खूब ढंग से पता थी। परिवार के लड़के फिल्मी स्टार्स की तरह तैयार होकर के इलाके में निकलते थे। सूफी परंपरा से जुड़े इस परिवार के पास खूब पैसा था और इस पैसे से ये खूब अय्याशियां भी किया करते थे। परिवार के फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती ने इलाके में खूब रुतबा बना रखा था। आते तो ये धार्मिक परिवार से थे, लेकिन मन था राजनीति करने का। इसीलिए फारूक चिश्ती ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। फारूक कांग्रेस ज्वाइन करते ही कुछ दिनों में अजमेर कांग्रेस युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है। वहीं नफीस इसका जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। ऐसा नहीं है कि इनके इस राजनीतिक करियर के कारण राजनेता इनकी इज्जत करते थे। इनकी राजनीतिक पकड़ चिश्ती परिवार से होने के कारण पहले से ही बहुत ऊपर तक थी। बड़े बड़े अफसर इनके लिए हुक्म बजाते थे। नेता, मंत्री, सांसद सेवा में लगे रहते थे। अपने रुतबे रुआब का इस्तेमाल करके फारूक और नफीस चिश्ती के साथ साथ कुल 18 लोगों ने इलाके की लड़कियों और खास तौर से स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों को अपना निशाना बनाया। इस पूरे कांड की शुरुआत हुई थी एक बिजनेसमैन के बेटे से। आरोपियों ने पहले एक बिजनेसमैन के बेटे के साथ कुकर्म किया, उसकी फोटो खींचे, फोटो दिखा करके उसे ब्लैकमेल किया। पहले उससे पैसे आए थे और फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने का दबाव बनाया।
दबाव में आकर के बिजनेसमैन का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ रेप किया और उसकी भी न्यूड फोटोज कैमरे से खींच ली। लड़की का बलात्कार करते हुए इन्होंने फोटो खींची और धमकी दी कि अपनी किसी सहेली को हमारे लिए लेकर के आओ, वरना हम ये फोटो पूरे अजमेर में फैला देंगे। इतना ही नहीं, ये गुंडे लड़कियों को धमकी देते थे कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करवा सकते हैं। कितना भी गिड़गिड़ाने पर जब ये नहीं माने तो लड़की ने वही किया जो उसके साथ हुआ था। वो धोखे से अपनी एक सहेली को इनके पास लेकर के आई। उस लड़की के साथ भी इन्होंने वही किया, बलात्कार, फोटो खींचना और फिर ब्लैकमेलिंग करना। यही कि अपनी सहेली को लेकर के आओ, वरना तुम्हारी फोटो हम शहर में बंटवा देंगे। ये सिलसिला चलता रहा। ये सब कुछ इतने दिनों तक चला कि आरोपियों के पास लगभग 250 लड़कियों की न्यूड फोटोज इकट्ठा हो गई थी। ये अपराधी कुछ दिनों में ही पकड़े जा सकते थे, मगर पुलिस का चिश्ती परिवार से मिला होना सैकड़ों लड़कियों के शोषण का कारण बना। रिपोर्ट के अनुसार सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो इनमें से 2 लड़कियों ने हिम्मत करके इस घटना के बारे में पुलिस कांस्टेबल को जानकारी दी। कांस्टेबल ने पुलिस थाने में जा करके अपने आला अधिकारियों को इस बारे में बताया। शुरुआती जांच में ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि बड़े पैमाने पर लड़कियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। पुलिस तभी कुछ एक्शन ले लेती तो यह सिलसिला रुक सकता था, मगर जब जांच में सामने आता है कि इस कांड में तो शहर के सबसे रसूखदार परिवार के लड़के शामिल हैं, तो पुलिस वाले इस मामले को वहीं रफा दफा कर देते हैं। पूरी घटना ही बेहद विभत्स है, लेकिन सबसे दुखद है ये जानना कि जो लोग लड़कियों को बचा सकते थे, उन्होंने भी लड़कियों को ब्लैकमेल और उनका शोषण करना चुना। उस जमाने में रील वाले कैमरे हुआ करते थे। जब लड़कियों की अश्लील फोटो ली जाती थी तब उसे प्रिंट कराने के लिए फोटो लैब में भेजा जाता था। फोटो लैब में काम करने वाले लोग इन लड़कियों को जानते थे, मगर उन्होंने फोटो के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल किया और उनका शोषण किया। इन लोगों ने लड़कियों की फोटो को बेचना शुरू कर दिया। जिनके भी हाथ ये फोटोज लगती वो लड़कियों को ब्लैकमेल करने लगते। पहले ये केवल सोफिया स्कूल की लड़कियों के साथ हो रहा था, फिर सावित्री स्कूल और बाद में कई स्कूलों की लड़कियों का इन्होंने इसी तरह से शोषण किया। पुलिस के पास अब तक सारी जानकारी थी, फोटो भी पहुंच चुकी थी, सारे सबूत मौजूद थे, मगर पुलिस मामले को दबाने और छुपाने में लगी रही। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि चिश्ती परिवार पर हाथ डाल दे। ये सब कुछ सामने कैसे आता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण नहीं है ये सब कुछ सामने आता है अखबार दैनिक नवज्योति और उसके रिपोर्टर संतोष गुप्ता के कारण। शोषण और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर के 6 से 7 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से संतोष गुप्ता ने दैनिक नवज्योति अखबार के फ्रंट पेज पर यह खबर छाप दी थी। यह खबर छापना बहुत ही हिम्मत का काम था, क्योंकि संतोष गुप्ता की तरह ही इस मामले पर खुलासा छाप रहे एक और पत्रकार मदन सिंह पर चिश्ती परिवार के गुंडे हमला कर देते हैं। उनको अस्पताल भेजा जाता है, उनकी सुरक्षा में कुछ पुलिस वाले लगाए जाते हैं, मगर पुलिस वालों की मौजूदगी में कुछ गुंडे अस्पताल में घुसते हैं और मदन सिंह को गोलियों से भून डालते हैं। साफ है कि पुलिस केवल बेबस नहीं थी, इस मामले में खुद अपराधी भी थी। पत्रकार संतोष गुप्ता ने दैनिक ज्योति अखबार में खबर छापी, बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार। लोगों के हाथों में अखबार पहुंचने के साथ ही अजमेर में मानो भूचाल आ गया। खबर सामने आई और नेता से लेकर पुलिस प्रशासन सब के सब सन्न रह गए। जानकारी तो सबको थी, मगर इन्होंने सोचा न था कि कोई पत्रकार इस खबर को छापने की हिम्मत करेगा। इससे पहले कि इस मामले को प्रशासन झूठा बता करके दबाने की कोशिश करता, अखबार में एक और खबर छपी, मगर इस बार खबर के साथ जो तस्वीरें थीं, उसने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर ला दिया। संतोष गुप्ता ने खबर लिखी कि छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे रह गए, और इस खबर के साथ वो तस्वीरें छाप दी जो चिश्ती और उसके गुर्गों ने लड़कियों की ब्लैकमेलिंग के लिए खींची थी। लड़कियों का चेहरा छुपा करके उनका शोषण करते हुए अपराधियों की फोटो अखबार में छपी और सबको पता चल गया कि इसमें कौन कौन शामिल हैं। आंखों के सामने शोषण की तस्वीर देखकर अजमेर तो क्या पूरे राजस्थान में गुस्से का सैलाब आ गया। अब कोई भी बहाना नहीं दिया जा सकता था। जिस फोटो से ये ब्लैकमेल करते थे वही इनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। तीसरी खबर इन्होंने छापी, सीआईडी ने 5 माह पहले ही दे दी थी सूचना। चौथी खबर में प्रदेश के गृह मंत्री का बयान आया, उन्होंने 1.5 माह पहले ही देख लिए थे अश्लील छाया चित्र। फिर क्या था,
अजमेर की जनता सड़कों पे आ गई। अजमेर बंद कर दिया। अब शासन प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे। इस मामले की गोपनीय जांच हुई। जांच से जब अपराधियों के नाम सामने आए, प्रशासन ने उन्हें पकड़ने की जगह एक बार फिर से मामले को दबाना शुरू किया। पुलिस महानिरीक्षक ओमेंद्र भारद्वाज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेक्स स्कैंडल को झूठा बताया और लड़कियों के चरित्र पर ही सवाल खड़ा कर दिए। मगर लड़कियों के शोषण की भयावह तस्वीरें देख चुके अजमेर के लोग इस बार प्रशासन के झांसे में नहीं आए। सरकार पर दबाव बना और मामला सीआईडी को सौंप दिया गया। इसके बाद अजमेर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की। देखिए सीआईडी तक पहुंचने के बाद। सीआईडी की जांच के बाद इस मामले में फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती समेत कुल 18 लोग आरोपी बनाए गए थे। पीड़ित लड़कियों से पूछताछ और आरोपियों की पहचान के बाद पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस केस का पहला फैसला 6 साल बाद आया था, जिसमें अजमेर की अदालत ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कुछ समय बाद कोर्ट ने 4 आरोपियों की सजा कम कर दी। उन्हें उम्र कैद के बजाय 10 साल की जेल की सजा दी गई। इसके बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। लगभग 32 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस जघन्य कांड में दोषियों को सजा सुनाई गई है। इसका इंतजार पीड़ितों के परिवारों को कब से था। 18 आरोपी थे, 9 को सजा सुनाई गई। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है। बाकी बचे 6 दोषियों को अदालत ने उम्र कैद और 5-5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। अब सवाल तो यह भी है कि न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों हुई। इसमें भी पुलिस की गलती है। पहली चार्जशीट 8 आरोपियों के खिलाफ और इसके बाद 4 अलग अलग चार्जशीट 4 आरोपियों के खिलाफ। इसके बाद भी पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ 4 और चार्जशीट पेश की। यही पुलिस ने सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से 32 साल बाद इस केस में इंसाफ हो पाया है। हालांकि जिस तरह से पुलिस ने इस अपराध में साथ दिया है, उससे लगता तो यही है कि ये गलती नहीं थी, जानबूझकर किया गया है। अजमेर के इस जघन्य कांड और जिस तरह से न्याय मिलने में देरी हुई है, उस पर आपका क्या सोचना है, ये हमें जरूर बता दें। और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।